सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी। इतनी मिश्री घोल के बोलती हो ना कि हमें भी लगता है कि थोड़ी बहुत हम भी ले लें। जैसे कि अगर तुम्हारे पास 10 ग्राम है तो 1 ग्राम तो हम ले ही लें, लेकिन आ ही नहीं पाती, क्या करें। अरे नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना कि आज हम बहुत खुश हैं। आज कहना चाहिए आजकल हम बहुत खुश हैं। क्या बात है? हाँ, क्या बात है? शाम होते ही कहीं ना कहीं से निमंत्रण आ ही जाता है शादियों का। हालांकि गर्मी चल रही है लेकिन शादियों का भी माहौल चल रहा है। ये तो हमें पता ही नहीं था कि गर्मी बहुत है। फिर बड़ा सोचना पड़ता है कि क्या पहने, कि गर्मी अगर लगे भी तो भी चल जाए, लेकिन अच्छे लगना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो चलो इसी पर बात कर लेते हैं कि गर्मी में जो शादी समारोह होते हैं उनमें क्या क्या होता है और क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, सही है जी। और हाँ, और एक खास विषय है हमारी सखियों के लिए कि क्या? हाँ भाई, क्योंकि क्या होता है कई बार हम बाहर जब काम करने जाते हैं, खासकर जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, तो घर और बाहर के बीच जो तालमेल होता है वो बैठाना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हमारी जो सखियां हैं वो कर लेती हैं। हाँ, महिलाओं के लिए वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, फिर भी हम लोग बात कर लेंगे। वो तो कहेंगे अरे ये सब तो हम करते ही हैं, आप क्या बता रही हैं। लेकिन कामकाजी महिलाएं और घर, और उसके संग संग देखो जो कामकाजी नहीं है वो भी कुछ न कुछ आजकल प्रयास कर रही हैं। जो कहते हैं ना स्वतंत्र रूप से कुछ करना, वो भी करती रहती हैं। तो भाई उसको करते रहिए। और किस तरह से घर में आप सामंजस्य स्थापित करती हैं खुद बताइए। थोड़ा बहुत जो हम लोगों को अनुभव है वो हम साझा कर लेंगे। बिल्कुल। और कुछ खाना पकाना भी बता देंगे जो फटाफट बने। आज तो व्यंजन की मतलब दिन है ना। लेकिन मन्नो बहुरिया, आज तो दिन जो है वो सखी विशेष में जो है वो कला के क्षेत्र से है। तो कला के क्षेत्र से आज हम बात करेंगे सुहास जोशी जी की, जो अभिनेत्री हैं। जी हाँ। तो बात करते हैं उनकी कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुहास जोशी, मराठी थिएटर में जाना पहचाना नाम है। साथ ही टीवी और फिल्मों में भी काम किया है इन्होंने, हिंदी में भी काम किया है। जन्म 12 जुलाई सन 1947 महाराष्ट्र में हुआ। और कॉलेज के दिनों से ही सुहास जोशी अभिनय के क्षेत्र से आकर्षित हो गई थी और उन्होंने कुछ नाटक में अभिनय किया। और इस तरह से अभिनय में रुचि होने के कारण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD दिल्ली में अभिनय के लिए 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। उन्हें प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक इब्राहिम अलकाजी से प्रशिक्षण मिला। बिल्कुल। और अभिनेत्री सुहास जोशी जो हैं अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने की थी 1972 में मराठी नाटक बैरिस्टर से। विजया मेहता द्वारा निर्देशित नाटक जयवंत दलवी द्वारा लिखा गया था और सुहास जोशी ने इस नाटक में राधा की भूमिका निभाई थी। और साथ ही बैरिस्टर की मुख्य शीर्षक भूमिका में थे जाने माने अभिनेता स्वर्गीय विक्रम गोखले, जो उस समय भी फेमस थे, बिल्कुल सक्रिय थे। और सुहास जोशी ने उसके बाद बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया, जैसे कि विजय तेंदुलकर की कन्यादान, सई परांजपे की जो थी वो है सखी शेराजी, हाँ सखी शेजारी। कन्यादान नाटक में उनके साथ सहायक अभिनेता थे डॉक्टर श्रीराम लागू, और नाटक को निर्देशित किया था चरित्र अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। तो ये सब नाटक के क्षेत्र में कह सकते हैं, थिएटर रंगमंच की दुनिया के बड़े जाने में पहचाने से नाम है, बल्कि यूं कहें कि दिग्गज कलाकार है। और इस नाटक की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसके 100 से भी अधिक शो हो चुके हैं। बिल्कुल। और नाटक टीवी के क्षेत्र में इन्होंने मशहूर अभिनेत्री का जो है सुहास जोशी, जिनके नाम से हम जानते हैं, उनका जो असली वास्तविक नाम है सुहासिनी जोशी है। लेकिन जैसा कि है कि फिल्मों में प्रचलित हो गया ये नाम सुहास जोशी, तो उन्हीं के ये लंबा है, उसी का छोटा बस है, बस जी हाँ, है ना, कुछ अलग से नहीं है। जी। तो उन्होंने एकालाप नाटक स्मृति चित्रे का भी प्रदर्शन किया था, जो कि लक्ष्मीबाई तिलक की आत्मकथा पर आधारित थी। इस आत्मकथा को मराठी साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है बुआ जी, जिसका बाद में अंग्रेजी में आई फॉलो आफ्टर के रूप में अनुवाद किया गया था। और एकालाप होने के नाते सुहास जोशी ने पुरुषों सहित 3-4 आवाजों पर उन्होंने काम किया था। बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है तुरंत बदलना। आप अलग से बैठकर कोई अलग स्वर निकालें तो बात ठीक है, निकल जाती है, अभ्यास करते हैं, टेक रीटेक होता है। लेकिन एक तो रंगमंच में कोई रीटेक की संभावना नहीं रहती। उसके बाद तुरंत अगर आपने स्त्री स्वर में बोला, फिर उसका पुरुष स्वर में बोलना, या एक पुरुष स्वर से दूसरे पुरुष स्वर में आवाज निकालना, बदलाव करना मुश्किल काम है। तो अपने लंबे थिएटर के बाद अभिनेत्री सुहास जोशी ने कई फिल्मों और हिंदी टेलीविजन शो में भी काम किया। 2012 में उन्होंने खामोशियाँ ये
सीरियल भी किया, धारावाहिक। साथ ही कई बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, जैसे तेजाब है, चांदनी है, जोश है, जो कि फिल्में सफल भी रहीं। और उन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि तू तीथे मी, सत्य आत घरत वगैरह। और अगर इसकी बात करें मराठी फिल्म तू तीथे मी की, तो उनके काम के लिए उन्हें, मतलब इस फिल्म के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इस फिल्म को 46वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में भी चुना गया था। इस फिल्म में अच्छे अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मराठी फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें स्क्रीन पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही अभिनय के लिए साल 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जैसे इन अभिनेत्री की हम बात कर ही रहे हैं, तो मराठी थिएटर में उनके योगदान के लिए गंगा जमुना पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। और उन्होंने अपने जीवन काल में बुआ जी बहुत सी मराठी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे मुंबई पुणे मुंबई, बोगदा, जिम्मा, एकदा काय जला, जो कि हाल ही में मतलब प्रदर्शित हुई है। हाँ। इस तरह उन्होंने कई मराठी धारावाहिक शो जैसे कि प्रपंच, अग्निहोत्र और तू तेवा ताशी जैसे सीरियल में भी वो काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, वो शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षित हैं। अच्छा, इनकी फिल्मों की अगर बात करें तो डैडी भी याद ही होगी हमारे साथियों को, है ना। और तो भाई इसी तरीके से अभिनय की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। तो हम और बातें करेंगे अपनी कामकाजी महिलाओं के बारे में, व्यंजन विधि भी बताएंगे, गीत सुनते हैं ना। हाँ, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के, राहों में हो झूमे मेरा दिल, तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे
बस ऐसे ही चलती है जिंदगी। साथ मिलके ऐसे ही चलती है, बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर शादी का समय आ जाता है, ऐसे भी चलती है जिंदगी, है ना, सीधे सीधे भी आगे आगे भी बढ़ती है, कोई साथ चले नहीं चले फिर भी समय आ जाता है, शादी हो जाती है, और जब शादी होती है और कहीं गर्मी में आ जाए तो फिर तो क्या कहने, मजा आ जाता है, जाते तैयार होते होते। नहीं नहीं, ऐसे हमारे साथी ने लोग बहुत अच्छी अच्छी बात लिख रहे हैं वैसे, पता है। मतलब उन्होंने ये लिखा है और ये बिल्कुल सही भी है कि ये जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, शादी समारोह और गर्मियां। लेकिन करें क्या, मुहूर्त की बात है, लग्न की शुभता का फेर है, भले ही जयमाला के चक्कर में और सारे शादी के मांगलिक कार्यों में देर हो जाए, भद्रा लग जाए, लेकिन जयमाल अच्छी तरह से होना चाहिए, किसी का आशीर्वाद और आशीर्वाद देने का वीडियो छूटना नहीं चाहिए। अब ऐसे में अभिभावक भी करें तो क्या करें, सभी मौन ही हो जाते हैं। संस्कार की बात है, जो दिया वही पाया, तो ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और बुआ जी एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई जब तपती गर्मी के शादी समारोह में भाग लेने के दौरान जब बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक अत्यधिक लोड रहने के कार्यक्रम के दौरान ही ब्लास्ट करके बंद हो गया और अचानक अंधेरा हो जाने के कारण महिलाएं और बच्चे चिल्लाने लगे, तो 2-3 मिनट के बाद जनरेटर से लाइन तो आ गई, लेकिन एसी ठीक तरह से नहीं चलने के कारण सबकी हालत खराब हो गई। हाँ। शादी समारोह में खाना पीना भी ठीक से नहीं हुआ, सारे लोग सज धज कर गए थे, लेकिन कान के बगल से रेंगती हुए पसीने के ने सभी की हालत खराब कर दी। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, कोशिश करें। अब आप वही है ना कि शादी का समय है तो आप उसमें ऐसे सादा सूती कपड़ा पहनकर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, कॉटन में भी महंगे भी होते हैं, मतलब जो देखने में बहुत समृद्ध लगते हैं, लगता है किसी समारोह के लिए, उसमें रेशम का काम हो तो आप वो पहन कर जाइए। थोड़ा सा ख्याल रखिए, भले ही एसी हो तो भी रास्ते की बात होती है, आप थोड़ा सा रास्ते में से निकल कर उस हॉल तक जाना, उन सब में भी बस ठंड लग जाती है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड में मतलब हाल बुरा तो हो ही जाता है ना। जी हाँ बुआ जी, और खासकर मेकअप की अगर हम बात करें तो बहुत अगर मेकअप हम कर लेते हैं ना गॉडी वाला ना, तो वो तब भी ऐसा होता है कि वो मेकअप जो है हमको कहीं ना कहीं परेशान करता है, तो ऐसे में क्या है, थोड़ा सा लाइट आप मेकअप करके जाएं जिससे परेशानी ना हो। नहीं, केवल आपको परेशानी नहीं होती है, वो मेकअप इतना खराब हो जाता है कि सामने वाले को भी परेशानी होती है, पता है ना। हाँ वो तो है बुआ जी, लेकिन बातें और भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। हाँ तो भाई विराम के बाद फिर से स्वागत है। हाँ तो भाई शादियों की चर्चा करते हैं। शादियों की चर्चा क्या करेंगे, चलते हैं शादी में, ऐसी ऐसी शादी की पूछो मत, है ना। बिल्कुल। और बुआ जी एक चीज और है ना कि खासकर खाने पीने का जो बात है गर्मियों में, तो ऐसे जो जिनके घर शादी है वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो गर्मियों में ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दही वगैरह है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, तो उन्हें फ्रिज पे रखें और समय पर ही निकालें। तो भी मुश्किल तो हो ही जाती है, क्योंकि पार्टी जो होती है वो कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो चलती ही है ना, तो ऐसे में संभावना रहती है बिगड़ने की। तो फिर बात आती है कि ऐसी जगह न रखें जहाँ के खाने का सामान जहाँ रखा है वहाँ बहुत गर्मी हो, वहाँ का जो तापमान है उसको नियंत्रित रखें। ये तो हो गई कि जो मेजबान है वो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, लेकिन भाई आपके खाने पीने का क्या, आप जब गए हैं तो आप भी तो नियंत्रण में खाइए। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, और खासकर गरिष्ठ और जो बहुत ऑयली खाना है वो खाने से बचें, ताकि आपकी मतलब आपके शादी में जो आप इंजॉय या आनंद करने गए हैं आप बीमार ना हो, और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और बूढ़ों का भी, ताकि हाँ कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे आइसक्रीम खाए जा रहे हैं और पता चल रहा है दूसरे दिन से बीमार। मतलब शादी की जो भी तैयारी आपने की है, खुशी आपको जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। जी हाँ। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि रोचक विषय गर्मी की शादियां। बचपन में इस गर्मी का बेहद इंतजार रहता था, क्योंकि परिवार में शादी होती थी इन्हीं गर्मी की छुट्टी के दिन, छुट्टियों में
हम जाते थे। पर अब गर्मी की शादियां, उफ, मई के शुरुआत में बहू के मायके में शादी थी। इस बार पटना में इतनी गर्मी और उतनी ही शादियां। होटल में शादी थी, बारात होटल के बाहर आ गई। इतनी गर्मी थी कि एसी हॉल से निकल कर बाराती को स्वागत करने के लिए कोई जा ही नहीं रहा था। अंत में मेजबान ने सब बड़े लोगों से कहा कि चलिए बाराती आ गए हैं, तो कुछ लोग उठकर गए। बहुत ज्यादा भीड़ होने पर ऐसा लगा कि एसी भी थक गया है। शादी तो अच्छी तरह निपट गई, पर आधे से ज्यादा घर बीमार पड़ गया। और पुणे और बिहार की गर्मी में जमीन आसमान का अंतर है। बच्चे भी यहाँ आकर बीमार पड़ गए। समधन ने तो तौबा कर ली कि भाई गर्मी में किसी की शादी की डेट नहीं रखेंगे। तो भाई, लेकिन बात तो वही है कि ये सब हो जाता है। अगर शादी है भी तो हमें लगता है कि फिर थोड़ा सादगी से उसको करें, कुछ आयोजन कम कर लें, जल्दी में निपटा दें। और फिर लोग भी अगर इस बात का ख्याल रखेंगे कि नहीं, हम हल्के हल्के ही कपड़े पहनेंगे, तो सभी लोग वैसा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। कम से कम रंगों का जो चुनाव है हम वो ध्यान से करें कि हल्के रंग हो, तो थोड़ा आंखों को भी राहत मिलेगी, शरीर को भी आराम मिलेगा, है ना? बिल्कुल बुआ जी, ये तो बात हो गई हमारी, लेकिन जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनकी भी अगर हम बात कर लें, क्योंकि उन्हें तो अलग से दिखना है, अच्छा दिखना है। लेकिन अगर जैसे कि दुल्हन की हम बात करें, तो दुल्हन भी अगर बहुत चटक रंग ना पहने, हल्के रंग पहने, तो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि गर्मियों से थोड़ा बचाव बिल्कुल बचाव हो सकता है। और नेचुरल मेकअप अगर करें, बहुत ज्यादा लीपापोती ना करें दुल्हन को भी, तो भी वो अच्छा लगेगा, सहायक रहेगा, सहायक भी रहेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप बहुत जब भड़कीली चीजें ऐसी गर्मी में देखते हैं तो खुद भी बहुत तकलीफ होती है। मतलब भले ही आप सुकून में हो, लेकिन देख के लगता है अरे ये कैसे जी रहे हैं ऐसे, है ना? होता है। तो ऐसे ही लड़के के लिए भी है कि अगर रिसेप्शन है या बारात लग चुकी है तो आप शेरवानी उतार के सिल्क का कुर्ता डाल लीजिए, हल्का पैजामा कुर्ता पहन लीजिए। और अगर आपने अच्छे ढंग से उसमें थोड़ी सी भी कढ़ाई वाला पहना है तो वो उतना ही भारी और अच्छा लगेगा। दिखने में भारी लगेगा, लेकिन आपको हल्का महसूस लगेगा। फिर बार बार हम कह रहे हैं भाई देखने वाले का भी ख्याल रखिए, उसको भी हल्का लगना चाहिए। नहीं तो वो खाना नहीं खा पाएगा, है ना? भाई देखो, दूल्हा दुल्हन जो है ना वो तो दिख ही जाते हैं, सबकी निगाह उन्हीं पर रहती है। तो अब अलग से दिखना क्या, लेकिन हाँ, अब जब गर्मी में शादी की है तो उसी तरह से आपको सजना संवरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो और एक हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं बुआ जी, वो लिख रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बस या किसी अन्य साधन का इंतजाम करना पड़ता है शादियों में, जो कि 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में इधर से उधर सफर करना काफी बड़ा मुश्किल काम है। इस युग में गर्मी के मौसम के लिए एसी बस, एसी ट्रेन, एसी कार, टैक्सियां भी उपलब्ध है, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। लेकिन टैक्सियां सड़क पर चलती हैं, टैक्सी अंदर आनंद है और टैक्सी के अंदर आनंद है। हाँ। और टैक्सी के बिल्कुल गेट खोलते ही बाहर गर्मी अपना विकराल रूप जारी रखे हुए है। बिल्कुल सही बात है। ये जो स्वरूप आपने पूरा वर्णन कर दिया कि ये बात बिल्कुल महसूस होती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं, वहाँ पर कितनी गर्मी है। तो इन सब चीज़ों का भाई ध्यान तो रखना ज़रूरी है। खाने पीने की वस्तुओं पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए इन्होंने देखो ये भी लिखा है कि एक्स्ट्रा निगरानी करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी में भोजन जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। तो अगर संभावना तो रहती है, लेकिन आप थोड़ा सा सजग भी रहें कि खाने से पहले देख लें कि सचमुच में बिगड़ तो नहीं गया है। तो बाकी सावधानियाँ और बातें तो हम बताएंगे। एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। तू काहे को शर्माती है, ये घड़ी रोज नहीं आती है। आने वाले हैं पिया मिलने को, फूल है दिल के तेरे खिलने को। तुझको रसिया की नजर लूटेगी लूटेगी, आज नैनों की शर्म टूटेगी। कहे तेरे ये तेरा दिल है बेटे, सखी हमसे यूं दामन छुड़ाओ ना, ये तो मिलने मिलाने की रात
यो गोरी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना, ये तो नैना लड़ाने की रात है। आज की रात जरा चुप रहना, दिल की बातें न बलम से कहना, वो अगर छेड़े तो बल खा जाना, उनकी बातों में न तू आ जाना। मर्द की जात को तू क्या जाने, बड़े चालाक है ये दीवाने। कभी पैया पड़ेंगे, कभी बिनती करेंगे, तुमसे कहना के जाओ सताओ ना। अरे ये तो नखरे दिखाने की रात है, बुरी घूंघट में, हाय दैया, बुरी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना, ये तो नैना लड़ाने की रात है। हमें गुस्से से आंखें दिखाओ ना, ये तो हंसने हंसाने की रात है। भाई हंसने हंसाने की रात तो होती है शादी ब्याह की ना। बिल्कुल। और सजावट की अगर हम बात करें बुआ जी, तो जिनका घर है, जैसे बहुत से फंक्शन होते हैं ना, छोटे बड़े भी होते हैं। बिल्कुल, हल्दी है, संगीत है और मेहंदी है। तो इस तरह से अगर आप घर पे ही फंक्शन अगर आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो सजावट आप कर रहे हैं वो भी बहुत हल्की फुल्की ढंग से करें, जैसे कि बहुत महंगे महंगे फूल ना लें। अच्छा। हाँ, केले के पत्ते, जैसे केले का पत्ता तो हमारे साथी कहेंगे बहुत भारी होता है, तुम कह रही हो हल्के हल्के। हाँ जी, जो ऐसे चीजें जो जल्दी मुरझाए ना, ना काफी समय तक चले, तो वो क्या है कि अगर आपने सुबह से सजावट कर दी है तो रात तक वो चले। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत नाजुक फूल होंगे तो इस गर्मी में परेशानी हो जाएगी। और फिर वो वही है कि खूबसूरत लगने के बजाय खराब लगने लगेंगे, लगेगा मुंह चिढ़ा रहे हैं आपको। तो इस बात का ख्याल रखें। सजावट की बात जैसे है, उसके संग संग जो खुद सजावट की बात होती है, जो हम जा रहे हैं, जिसमें शरीक हो रहे हैं, या दुल्हन की बात करें तो भी थोड़े से गहने हैं ना जो बहुत भारी भारी जो होते हैं, जो वाकई वजन में भी जो भारी होते हैं, देखने में भारी होते हैं, उनकी जगह हल्के हल्के रखेंगे तो अच्छा है। उनमें भी जैसे मोती आदि का अगर हम इस्तेमाल करें तो आपको भी ठंडक देंगे और देखने वाले को भी सुकून देंगे, है ना। बिल्कुल, ऐसे गहने बुआ जी जो ऐसे गले में, हाथ में चिपके ना हो, जिसे पसीना आए, फिर वो आपको परेशान करता रहे, तो ऐसे हल्के फुल्के गहने पहना जा सकता है, हल्के फुल्के पहने। और उसके संग संग जैसे कि हमने बताया मोती का है, उसका भी सेट अच्छा आता है। हल्के रंग के भी आते हैं आजकल, पोल्की है, जैसे कि पारदर्शी जो स्टोन्स आते हैं उनके आते हैं, या जैसे गजरा आदि भी जो होता है ना, वो उस तरीके के फूल वाले भी आते हैं, वो शोला वुड के बनते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं, जो जैसे कि बंगाल में ना जिसके मुकुट आदि बनता है, तो उसके भी गहने बन के आते हैं, तो वो भी पहन सकते हैं, सुंदर लगता है। तो इस तरीके की चीजों का ख्याल करें, क्योंकि कुछ तो होते हैं जैसे कि कागज के ऊपर कपड़े लगा के गहने बनते हैं, तो अगर आप उसमें शरीक हो रहे हैं तो इस तरीके के गहनों का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गहनों के चयन की बात हो गई, तो खान पान की अगर हम बात करें तो उसमें भी तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है ना। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा आप जो पेय पदार्थ होते हैं ना, जैसे कि नींबू पानी है, छाछ है, लस्सी है, तो इस तरह के आइटम जो है वो ज्यादा रखें। और खुद भी ये ध्यान रखें, जो शादी समारोह में जा रहे हैं, कि वो भी ये ध्यान रखें कि वो इस तरह की चीजें ज्यादा खाएं और अपने आप को हाइड्रेट रखें, मतलब पानी पीते रहें। बिल्कुल सही बात है। कामकाज के दौरान भी, जो घर के लोग हैं, जिनके घर शादी है वो भी, और जो उनके घर गए हैं वो भी, कि इस तरह के शरबत, पानी, नींबू का रस इस तरह का पीते रहें गर्मियों में, ताकि शरीर में आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो बराबर है। इसके संग संग एक बात और है कि बराबर नहाते भी रहें, केवल ऐसा नहीं कि अंदर से हाइड्रेट करें, बाहर से भी चेहरे को कम से कम नहीं तो बाहर से धोते रहें, स्प्रे करते रहें, उससे बहुत फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं जो है राहत मिलती है ना। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, मतलब बार बार अगर मुंह धोते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे, पैरों को, तलवों को धोते रहेंगे, तो शरीर का तापमान जो है वो, अगर आप पूरा नहाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो कम से कम इतना कर लें, है ना। एक बार तो नहाएंगे ही, लेकिन जैसे कि अगर शाम आदि को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जगह नहीं मिल रही है, तो कम से कम अपने शरीर को गीले कपड़े से पोंछ लें, चेहरे को बार बार धो लें। तो इस सब चीज़ों का ख्याल तो भाई आप ही को रखना है। बिल्कुल ख्याल रखना है। हमको श्रोताओं का भी एक गीत सुन लें।
कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। भाई देखो, ऐसा है ना कि हमारे साथी लोगों की एक बात तो तारीफ करनी पड़ेगी मन्नू बहुरिया, कि एक तो हमारे सभी साथी हिंदी में लिखते हैं अपनी बातें। बहुत कम लोग होते हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हिंदी इतनी अच्छी लिखते हैं कि देखकर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है। और बातें भी ऐसे ऐसे आयाम निकाल कर लाते हैं जिन बिंदुओं पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। जैसे ये लिख रहे हैं कि गर्मी की शादियों में मजा और सजा दोनों होती है, यही सजा यादों में आकर आगे जाकर मजा बन जाता है। क्या बात। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो सजा आपको लगती है, वो जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो लोग भी बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मजे ले रहे हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था। तो भाई जब गुजरता है तब तो सजा लगती है, लेकिन बाद में मजा भी आता है, तो उस सजा को ऐसे ही गुजार दे, है ना। लेकिन भाई इसीलिए तो हमारे साथी कह रहे हैं कि शादी रोज तो होती नहीं, एक ही रात के लिए कपड़े उतार दिए जाए। अरे बहुत होगा तो गर्मी न रख सर्दी में मुहूर्त तलाश कर ले, और शादी की शोभा दूल्हे से, और वो भी फटीचर नजर आए, ना बाबा ना, ये सब नहीं होगा। हाँ, तो भाई इन्होंने तो ऐलान कर दिया है। नहीं, बात तो सही है ना। हाँ, सही। अब तुम बताओ, तुम पहले अभी कुछ कह रही थी, अभी कुछ कह रही हो। नहीं नहीं बुआ जी, हम अभी भी यही कह रहे हैं कि दूल्हा तो, जैसे आपने कहा भी था कि दूल्हा तो दूल्हा नजर आ ही जाता है जी ना। तो कपड़े ऐसे पहने जो दूल्हे या दुल्हन या जो भी है, गर्मियों में खासकर, जो आपको आरामदायक लगे, बस यही कहना है। और देखो एक बात है कि बहुत तरीके के कपड़े होते हैं। जैसे इन्होंने कहा फटीचर, ऐसा नहीं है। जो कपड़े हल्के होंगे, जो मतलब गर्मी कम देंगे, वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। यहीं पर आपकी एक कहते हैं ना कलात्मकता है कि आप किस तरह से अच्छे से लगे, हाँ, चुनाव करें, उनको किस तरह से रखें, कैसा बनाएं, उनकी कोई डिजाइन ऐसी कर लें कि अच्छा लगे। तो कुछ सारी चीजें हैं, ये एक चुनौती की तरह है जो आपको और हो सकता है कि अन्य समय की तरह की अपेक्षा और अच्छा दिखाए। सर्दी में तो पूरा आपने कोट पैंट पहन लिया, क्या सब एक से ही लगते हैं, है ना, ऐसा भी तो होता है जी। सारी तो मजा इसी में है कि आप इसमें कैसे अलग भी दिख सकते हैं और अपना मजा भी लूट सकते हैं, है ना। बिल्कुल बुआ जी। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने अपने घर की बात कही है कि मेरे घर में अभी एक भतीजी की शादी हुई, बस गर्मी में यही विचार आया कि सभी को एसी, कोच, रूम, खाने की व्यवस्था, सभी कार्य मुहूर्त पर संपन्न हो जाए, सबका फोटो हो, विशेषतः जो घर में बुजुर्ग हैं वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देवें, उनका सभी काम समय पर हो, उनको पूरी सुविधा उपलब्ध हो। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा सभी ने। सभी कार्यों के लिए मुझे लगता है कि योजना बनाकर ही किया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे हमारे साथी बहुत सारी तारीफ लिखते हुए ये बता रहे हैं कि प्रस्तुति की जितनी सराहना करें आप कहेंगी तो ये तो ज्यादा हो गया। ये कह रहे हैं आपका कार्यक्रम सखा भी सुनते हैं हम सभी, आप सबके प्रस्तुति की कितनी सराहना करते हैं, आप कहेंगे ये तो ज्यादा हो गया। शादी में जाने का मौका तो लगभग सबको मिलता है आजकल, नहीं कहीं ना कहीं जरूर। ये सीजन ही वही है, पर आजकल का खाना बड़ा ही रासायनिक चीजों का मिलकर बनाया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और ये सुपाच्य भी नहीं है। हमें कम खाना चाहिए, बचना चाहिए। जाड़ा में जो शादी का कार्यक्रम होता है वो अच्छा लगता है। जम के खाइए, नाचिए, कूदिए, जितना भी पसीना हो
नहीं आता, है ना। आजकल तो गर्मी और पसीने से परेशान हो जाते हैं हम, बुजुर्गों को तो बहुत बचकर खाना पीना करना पड़ता है। तो भाई करिए भी, इस बात का ख्याल रखिए भाई, हम तो यही चाहते हैं कि स्वस्थ मस्त रहें, है ना। बिल्कुल। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि आमतौर पर लोग गर्मियों में शादी करने से कतराते हैं, हाँ। क्योंकि ये दोनों पक्षों के लिए महंगी और परेशानियों से भरी होती है। गर्मियों में खाने पीने की चीजें जल्दी खराब होती हैं और शादी में वैसे भी हर रस्म पूरी होते होते खाने में देर तो हो ही जाती है। बारातियों और मेहमानों के लिए वातानुकूल कमरे या कूलर का खर्चा उठा पाना कन्या पक्ष के लिए अनावश्यक रूप से बोझ बन जाता है। पसीने और चिपचिपाहट से महंगे कपड़ों की दुर्गति होती है सो अलग। ऐसे में गर्मी के कारण बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत खराब होने की संभावना प्रबल रहती है, जिससे शादी के उत्सव का मजा जो कहना चाहिए किरकिरा हो जाता है। तो देखो भाई, बात वही है कि शादी होगी ही, मुहूर्त अगर निकला है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, कोई विदेश जा रहा है, किसी की नौकरी का मामला है, तो कुल मिलाकर शादी, कुछ लोगों को भाई लगता है बच्चों की छुट्टी इस समय रहती है, तो शादी होती रहती है और इसको नहीं टाला जा सकता। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे, जितनी हम लोगों ने बिंदुओं पर बात की है, जो बिंदु हैं उनको ख्याल में रखते हुए खाया जाए, पिया जाए, कपड़े पहने जाए, बिल्कुल। और इस शादी को कैसे कहना चाहिए, एंजॉय किया जाए, बिल्कुल खुशनुमा बनाया जाए। जी जी। तो एक गीत सुन ले कि बस हम भी खुशनुमा बनाते हैं। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है।
कथा सुधा, कहानियों का दरिया। लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे। कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। क्या करेगा रेलगाड़ी? उसमें बैठकर भाई दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुनी को भी ले जाएंगे। और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? ताई को नहीं ले जाएंगे, ताई हमें प्यार नहीं करती। अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई बचाओ, गिर रहा हूं मैं। बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियां हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में कथा सुधा। हाँ बुआ जी, तो जैसे कि ये पहले जो तुमने गीत सुनाया था ना, जैसे धीमा धीमा था, ऐसे ही शादी होनी चाहिए गर्मी में, ऐसे ही ठंडा ठंडा खाना, ऐसे ही सुकून भरा सब कुछ होना चाहिए। गानों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, पता है, वहाँ जो गीत बजते हैं ना वो भी जो बड़े तड़क भड़क वाले होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। खैर चलो, तो ये तो हो गई गर्मियों की शादी की बात। जी अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, कामकाजी महिलाएं और घर में कैसे संतुलन बनाएं, क्या क्या करें। तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। एक श्रोता लिखते हैं कि कामकाजी महिलाएं दोहरी भूमिका निभाती हैं, घर और बाहर ऑफिस की, लेकिन अगर उनकी दिनचर्या सही है, अर्ली मॉर्निंग उठती हैं तो घर के सभी काम व्यवस्थित करके वो नियत समय पर अपने कार्यस्थल पर भी पहुंच सकती हैं और उन्हें कोई तनाव भी नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही है। घर स्वरूप गृह की अवधारणा ही कुशल गृहिणी पर आधारित है। तात्पर्य गृहिणी की कुशलता जिस घर में उसके कौशल्य के साथ बसी रहती है, उस घर के हर सदस्य की ही कुशलता बनी रहती है। फिर देशो ही द्विधा भूमि रातुरश्च के हिसाब से जैसे देश चलाने के लिए गृह मंत्री होता है, उसी प्रकार घर चलाने के लिए कुशल गृहिणियों को गृह मंत्री कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन संपत्ति सारा माहौल ही बदल गया है। गृहिणियां हवाई जहाज और ट्रेन चला रही हैं और हवाई जहाज उड़ाने वाले घर और होटल संभाल रहे हैं। तो भाई होटल तो पहले भी वही संभालते थे, आप ही लोग संभालते थे भाई साहब। ऐसा नहीं है कि पहले कोई स्त्री चलाती थी, बल्कि आज स्त्रियां भी होटल संभाल रही हैं। बिल्कुल। और मन्नू मौर्य, ऐसा एक गीत सुनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। बेचारा दिल क्या करे,
देखो चलते चलते ही तो ये हो गया ना कि हम बहनें जो हैं घर के बाहर निकल आए। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारत में महिलाओं का स्थान कुछ साल पहले तक घर परिवार की चारदीवारी तक ही सीमित माना जाता था। शिक्षा के प्रचार और प्रसार से देश में शिक्षित महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ने लगी। महिलाएं परिश्रम नौकरी करने लगी और इस प्रकार कामकाजी महिलाओं का एक नया वर्ग उभर कर सामने आया। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है, मतलब उन्होंने अपनी बात लिखी है कि हम पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा से जुड़े हुए थे। मेरी ड्यूटी राउंड जो थी वो राउंड द क्लॉक होती थी, सुबह दोपहर रात ऐसे रहती थी, रात ऐसी रहती थी, शिफ्ट वाली होगी। हाँ, और श्रीमती जी की फिक्स समय हुआ करता था। हमारे लोकल अधिकारी ड्यूटी समय एक दूसरे के साथ बदलने की सुविधा देते थे, वो बड़ा फायदेमंद रहा था। तो मैं ड्यूटी के साथ घर परिवार संभालने में काफी मदद कर सकता था। तो भाई देखो ये वाली बात है ना कि कामकाजी महिलाएं जो हैं, हमारी बहनें हैं, वो तो काम कर रही हैं, कोशिश करती हैं कि घर और परिवार के साथ साथ जो हमारा कामकाज का स्थल है, कार्य का स्थल है, उसमें भी हम सामंजस्य रखें। लेकिन भाई जब दो चीज की बात आती है तो पति भी अगर सहयोग दे देता है तो चार चांद लग जाता है, नहीं तो फिर वही चीज बोझ बन जाती है ना। बिल्कुल। और मुझे लगता है बुआ जी की जैसे कामकाजी जो महिलाएं हैं जो बाहर भी जाके काम कर रही हैं, तो उन्हें जैसे घर के जो सदस्य हैं, जैसे आपकी अगर सास हो गई, ननंद हो गई, तो उनसे भी अगर मदद वो लेती हैं तो उसमें वो हिचकिचाए ना। हाँ, तो मदद ली जा सकती है घर के कामों के लिए। लेकिन सामने से भी तो तैयार होना चाहिए ना, दोनों तरफ का ही बात है। ऐसे कह दोगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि बिना वेतन बिना छुट्टी घर परिवार संभालने वाली हर महिलाओं को वंदन करते हैं। प्राइवेट या सरकारी कार्यालय में कामकाज संभाल रही महिलाओं को दफ्तर से छुट्टी तो मिल सकती है, लेकिन घर में नहीं। पति पत्नी जब दोनों नौकरी में जुड़े हों तब महिलाओं को घर संभालने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हर पति को अपनी पत्नी को घर काम में सहयोग देने में ही समझदारी है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। बात है कि भाई सच बात है, ये बताइए, है ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ ये जो है ना कुछ शब्दों में ही सिमट कर ये बातें रह जाए, तो ध्यान दें। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि ये परिस्थिति जो होती है पहले के समय में किसी किसी घर की कहानी थी और आज ये हर घर की कहानी है। हाँ। अगर हम अपने समय की बात करें तो स्थिति आज की तुलना में बदतर कह सकते हैं, क्योंकि हर काम के लिए नौकरानियां जो मतलब मेड हुआ काम वाली, हाँ, काम वाली हुआ करती थी। ना ही उस समय गैस के चूल्हे थे। घर की मलिका को सुबह सुबह स्टोव पर चाय से लेकर सबके टिफिन तैयार करके हाथ में थमाने तक अपनी चाय का घूंट लेना भी नसीब नहीं होता था। हाँ, ये बात तो है। पहले मेरी माताजी इस भूमिका में थी, फिर पत्नी ने ये रोल निभाया और खूब निभाया। आज की बहुएं भी कमा रही हैं, लेकिन उनके हर काम के लिए नौकरानियां उसी प्रकार हाजिर रहती हैं जैसे कि पटरानियों की सेवाएं रहा करती थी। क्या बात है। बस पैसे की बरसात होती रहनी चाहिए। एक बात जो हमने सीखी वो आज की पीढ़ी नहीं सीख पा रही है। घर की महिलाएं घर बाहर दोनों देखती थी, तो घर के बाकी सदस्य भी अपने काम अपने आप करना सीख गए, जैसे कपड़े धोना, दूसरे दिन के लिए प्रेस करके रखना आदि। मैं आज भी घर के छोटे मोटे काम आराम से कर लेता हूँ क्योंकि आदत में है। ये बात बहुत सही कही कि जो आज बदलाव की ज़रूरत है वो तो और होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बात समझ में आ गई कि हाँ बहनें आगे निकलने लगी, बहुत कुछ करने लगी, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं या पूरा माहौल तैयार है, घर के और सदस्य तैयार हैं। सिर्फ भाइयों की बात नहीं है, इसमें और बहनों की बात है जिनके काम थोड़ा अलग ढंग के हैं, किसी के ज़्यादा बहुत मुश्किल वाले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें देखना होगा कि किसके पास कितना काम है या उसके पास क्षमता कितनी है। काम भले ही कम है लेकिन वो नहीं कर पाती, शारीरिक या कुछ थक जाती है या कुछ और तरीके की उनकी दिक्कत है। तो इन सारी चीज़ों को हमें पूरे परिवार की जब बात आती है तो परिवार की तरह पूरा लेकर चलना चाहिए, है ना। किसी को भी अगर हम हमारे रिश्ते में है, परिवार में है सदस्य, तो उसकी जो भी कमियां हैं, खूबियां हैं, उन सब के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए ना। और बुआ जी एक जो बात है, खासकर जो बच्चे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए कि वो अकेला महसूस करने लगते हैं, खासकर जब वो अगर परिवार नहीं है साथ में और सिर्फ पति पत्नी ही है घर पे। तो ऐसे में क्या है, जो महिलाएं हैं, जो खासकर पुरुष भी जब वो ऑफिस से लौटें तो बच्चों से बैठकर बात, दिन भर की जो दिनचर्या है उनकी, उस विषय पर बातें करें कि उन्होंने दिन भर क्या किया, और जब भी आपको छुट्टी मिले तो उनके साथ बाहर घूमने जरूर जाएं। ये तो बात हो गई। लेकिन
लेकिन हम बात बहनों की कर रहे थे। हमारी एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि कामकाजी महिलाएं सभी तरह की होती हैं। कुछ दूसरे के घरों के बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, अन्य काम करती हैं, वो इन्होंने लिखा निम्न श्रेणी में आती हैं। ये तो अपने अपने मानने की बात है भाई, हम सहमत नहीं हैं। कुछ मध्य श्रेणी में जैसे ऑफिस या स्कूल कॉलेज में नौकरी करती हैं, कुछ उच्च श्रेणी में आती हैं जिनका अपना खुद का व्यवसाय होता है, जो ब्रांड भी होता है। बात आती है काम के साथ घर की, तो निम्न श्रेणी की महिलाएं अपने घर में खाना बनाकर बच्चों को पढ़ने भेज कर निकलती हैं। मध्यम वर्गीय महिलाएं आश्रित होती हैं, उन्हीं महिलाओं के आश्रित होती हैं। एक दिन या आए तो मूड खराब हो जाता है, एक दिन वो ना आए तो फिर ऑफिस में देर हो जाती है। घर के काम, बच्चों और पति को स्कूल और ऑफिस भेजना, टिफिन लगाना, उफ। लेकिन उच्च श्रेणी में ये परेशानी नहीं होती, उन्हें दूसरी चिंता होती है। लेकिन सभी कामकाजी महिलाओं को सलाम कि वे दोहरी भूमिका निभाती हैं। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि श्रेणी की जहाँ तक बात है, ये सब अलग अलग तरह के काम हैं। और एक बात और है कि ये जो किसी से हम काम करवाते हैं, मदद लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सिरदर्द बन जाता है जब वो नहीं आती हैं, है ना। अगर हमें मालूम होता है तो हम उसी तरह से इंसान काम करता है, अपनी दिनचर्या वैसी ही बनाता है जी। तो काम सभी को दिक्कत लगती है, सभी को हल्का लगता है, ये अपनी सोच की बात है। बिल्कुल। और फिर बात आती है बार बार कि किस तरह से सदस्य जो हैं हमारे परिवार के मदद कर रहे हैं और कैसा माहौल है घर का। बिल्कुल। और खासकर जब जो काम पे जा रहे हैं उनको पता है कि किस समय से किस समय वो बाहर है, तो इस तरह से अगर वो अपने पूरे दिनचर्या की एक लिस्ट बना लें और समय के अनुसार वो काम करें, तो मुझे नहीं लगता, मतलब ऐसा नहीं काम हो जाएगा फटाफट। काम हो सकता है आराम से। मतलब घर पे भी आप दे सकते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है बुआ जी की, घर की परेशानियों को और ऑफिस की परेशानियों को वहीं छोड़ के आए और घर की परेशानियों को घर पे छोड़ के जाए। भाई देखो, ये इतना आसान नहीं होता। हम बिल्कुल सहमत नहीं है। मन्नू भौरिया, तुम कह तो देती हो बड़े मजे से, खुद भी आती तो कैसी परेशान रहती हो, चेहरे से पता चल जाता है। अब लाख दिखाओ, लेकिन भाई देखो ऐसा होता नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप घर पे जाते हैं, आपके बच्चे, आपके पति आपका इंतजार करते रहते हैं और आप परेशान, कहना चाहिए आपका चेहरा उतरा हो, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं दुख होता है। और तो ठीक है, दुख मिल बांट के निकाल लें अपना समय, और क्या। मतलब ठीक है, देखो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि वैसे तो छोड़ कर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया कि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप उसमें असमर्थ हैं, तो फिर परिवार की जिम्मेदारी आती है कि ठीक है, आज अगर आप थोड़ा सा परेशान हैं तो किसी तरह से उनको खुश किया जाए, या थोड़ी परेशानी उनके सुनने से वो खुश हो जाती हैं तो वो करा जाए। इस मामले में तो देखो भाई, या पति हो चाहे पत्नी, जो भी अगर इस तरह से परेशान होकर आ रहा है, या काम पर नहीं गया, केवल ऐसे ही किसी काम से बाहर होकर आया है और परेशान है, तो ये घर के सब सदस्य की जिम्मेदारी है कि उसका वो तनाव दूर करें। और गाना भी सुना सकते हैं, अगर आप गाना गाते हैं तो गाना सुना कर तनाव दूर कर लीजिए। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कोई दिल पे अगर छा जाए तो क्या होता है, कोई दिल पे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम, मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम। हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम, हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम। बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है,
देखो हमारे साथियों ने रायता वायता भेजा है, कुछ कुछ और भी चीजें भेजी है, कर्ड राइस भेजा है, बहुत आसान है। हाँ। लेकिन आम का सीजन है तो ये मन्नो बहुरिया को मिठाई पसंद है तो ये मिठाई बताएंगी। बिल्कुल, तो और कैलोरी सबकी बढ़ाएंगी। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। सामग्री है 1 लीटर दूध, 50 ग्राम चावल, 100 ग्राम चीनी, पिस्ता, इलायची पाउडर, बादाम, काजू कटे हुए ले सकते हैं, और आम का पल्प, जो पके आम है। तो कढ़ाई में दूध लेकर धीमी आंच में पकाएं। उसमें जो चावल आपने धो के रखे हुए हैं, थोड़े से चावल, उसे डाल दें और दूध के साथ ही उसे पकाते रहें कढ़ाई में, और धीरे धीरे पकने दें तो चावल भी पक जाएगा और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। हाँ, जैसे खीर बनती है जैसे ना? खीर बनती है। उसके बाद उसमें शक्कर डाल दें और थोड़ा और चलाते रहें। हाँ, लेकिन भाई इस बात का ख्याल रखें कि चावल जब पक जाए तभी उसमें शक्कर डालिएगा। हाँ, और कटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं, केसर है, थोड़ा सा इलायची पाउडर है, लास्ट में जब पक जाए तो डाल दें। अब उसके बाद क्या, गैस बंद कर दें और ये जो खीर है उसे ठंडी होने दें। अच्छा। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें आम के जो पल्प हैं, जो आप आम का गूदा निकाला है, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें आप डाल दें, और साथ में छोटे छोटे जो आम के टुकड़े अपने पीसेस किए हुए वो भी काटा था। वो भी डाल दें और सबको मिला दें और थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, क्योंकि ये जो खीर है, आम की खीर, ये ठंडी ही अच्छी लगती है। जी हाँ, और ध्यान रखें कि आम खट्टा ना हो, नहीं तो खराब हो जाएगी तो खीर आपकी। बिल्कुल। और अगर ऐसा लगता है कि आम आपके खट्टे हैं तो आप शक्कर थोड़ा ज्यादा उसमें मिला लें। अच्छा, हमें लगा कि जब नहीं मिलेगी खीर तो हम कहेंगे आम खट्टे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। और ये इस तरह से स्वादिष्ट और मीठी खीर आप सबको हमने खिलाई, और अब इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। बिल्कुल, जब समय हो गया तो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।